हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल यानी कि कोशिका। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि कोशिका से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी थ्योरी इसमें होते हैं, सारे आज क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं कोशिका विद फिगर के साथ में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका होता क्या है, कोशिका की परिभाषा क्या होती है। तो आइए देखते हैं। जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये भी आप भी जानते होंगे कि जितने भी जीव हैं, ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक, सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। फिर उसके बाद में इन्हें कहा गया फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक, फिर उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लूवेनहॉक ने की थी। आइए आगे देखते हैं। अब कोशिका का सिद्धांत हम देखेंगे। तो दोस्तों, जर्मनी के वनस्पति विज्ञानी एमजे ने और जर्मनी के ही जंतु विज्ञानी थियोडर स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। अब कोशिका से कुछ जुड़ी प्रमुख बातें यहाँ पे हम जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कोशिका प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। सर्वप्रथम किससे होती है? तो कोशिका से होती है। दूसरा क्या है? प्रत्येक जीव का शरीर एक बहुत सी कोशिकाओं से का बना होता है। मतलब प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आइए आगे देखते हैं। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में जो केंद्रक होता है या मुख्य कार्य में रूप में भाग लेता है। अब आइए आगे हम इसको केंद्रक को भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब कोशिका से जुड़ी कुछ हम बातें यहाँ पे जान लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए मतलब हमारे शरीर के यूज में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? तो यह होता है माइकोप्लाज्मा। आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये क्या है? माइकोप्लाज्मा है। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो यह शुक्राणु होती है। कौन सी होती है? शुक्राणु। आप यहाँ पे देख पाएंगे फिगर में। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु, जो मेल में पाया जाता है, स्पर्म जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। फिर उसके बाद में मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में ओवम होती है, जिसे हम अंडाणु बोलते हैं, या फीमेल में पाया जाता है। फिर उसके बाद में मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो यह तंत्रिका तंत्र होता है, जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये है क्या? न्यूरॉन। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो दोस्तों, कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। मतलब कोशिका के अंदर जितने भी होते हैं उसके अंदर, वो एक झिल्ली के अंदर घिरे होते हैं, जिस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में हो पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर आने जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का क्या करता है? यह निर्धारण करता है। ठीक है, कि कौन कौन पदार्थ अंदर जाएगा, कौन बाहर रहेगा। ठीक, आइए आज अब देखते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो सेल वॉल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे यह केवल पादपों में पाई जाती है, यानी कि यह केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होती है। और फिर क्या करता है? यह पेड़ों की कठोरता भी प्रदान करता है। पेड़ इतने कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाया जाता है। इसकी वजह से पेड़ इतने कठोर और मजबूत दिखाई पड़ते हैं। अब आइए कुछ यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो जंतु होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है?
लिपिड और प्रोटीन पाया जाता है। पादप में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। जीवाणु में क्या पाया जाता है? पेप्टोग्लाइकन पाया जाता है। और कवक में क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम केंद्रक पढ़ेंगे। यहाँ पे आप केंद्रक अच्छे से समझ सकते हैं, फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे इसका वो पढ़ेंगे थ्योरी। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियस बोलते हैं। कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। यहाँ पे आप केंद्रक देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला भाग क्यों कहलाएगा केंद्रक? यहाँ पे ये वाला भाग ग्रीन कलर वाला। उसके बाद में यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो केंद्रक करता है। फिर उसके बाद में इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 70 से 80% प्रोटीन पाए जाते हैं, 10% डीएनए पाए जाते हैं और 2 से 3% आरएनए पाए जाते हैं तथा इसमें 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहते हैं इंग्लिश में। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करती है। इसकी खोज केट पोर्टन, एल्बर्ट कलेडे और अर्नेस्ट लोम ने की थी। ये दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक इसका काम क्या होता है? तो यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में सहायक होता है। और उसके बाद में दूसरा क्या है? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका क्या काम होता है? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। आइए आगे देखते हैं। अब राइबोसोम क्या है? राइबोसोम का अगर जिक्र हुआ तो ये होता क्या है? यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज कौन किया था? तो जॉर्ज ई प्लाडे ने की थी। ठीक, उसके बाद में यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। आइए आगे देखते हैं। अब आएंगे राइबोसोम से जुड़ी कुछ और बातें जान लेते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है 70 प्रकार आकार में, ये आकार में छोटे होते हैं जो 70 होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया होता है। और एक दूसरा होता है 80 प्रकार का, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो विकसित पौधे व जंतुओं में होते हैं। आइए हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो यहाँ पे आप समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 ईस्वी में कौन किया था? कोलिकर ने किया था। ठीक, फिर उसके बाद में के द्वारा की गई थी। 1890 में अल्टमान ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया और उन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। फिर 1898 ईस्वी में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। ठीक, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब हुई थी? तो 1880 में कोलिकर ने किया था। किसने किया था? तो कोलिकर ने किया था। पर इन्होंने क्या रखा? इन्होंने नाम इसका बायोब्लास्ट रखा। ठीक, फिर 1898 में बेंडा जब खोज किए तो इसका नाम क्या रखे? तो इसका नाम रखे माइटोकॉन्ड्रिया। आइए आगे देखते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है यह कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। आगे इससे जुड़ी थोड़ी बात हम और जान लेते हैं। तो यह गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती हैं। इसमें इसके अंदर ठीक गोलाकार और सूत्राकार रचनाएं होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है तथा इन उभरों को क्रिस्टी कहते हैं। जो उभरे भाग होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस अगर पूछे क्वेश्चन में कि किसे कहा जाता है तो उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य यानी एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं लाइसोसोम कि लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डी दुबे ने की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर यदि कोई अंग काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। अगर कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करता है तो यह लाइसोसोम क्या करता है? उसको तुरंत ही वहां से नष्ट कर देता है। ये आगे देखते हैं। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह फट जाता है। अगर पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह खुद ही फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद इसे आत्महत्या की थैली यानी सुसाइटी बैग भी कहा जाता है इसको। ठीक, आइए आगे देखते हैं गाल्जी काय। अब गाल्जी काय क्या होता है? तो दोस्तों गाल्जी काय इसकी खोज 1898 ईस्वी में कैलिमो गाल्गी ने की थी। यह पदार्थों का परिवहन करता है अर्थात यातायात में सहायक है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। किसको? गाल्जी काय को। आइए आगे देखते हैं तारक काय। तारक काय क्या होता है? तो यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह बेलन जैसी रचना या केंद्रक के पास मौजूद रहती है। यह कोशिका विभाजन में सहायक होती है। यह यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? तारक काय। ठीक, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद में देखेंगे रसधमनी। अब दोस्तों रसधमनी क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। यह निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। रसधमनी में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। अब रसधमनी जंतुओं में छोटी सी तथा पादपों में बड़ी पाई जाती है। तो ये रसधमनी होती है, यह जंतुओं में छोटी सी और पादपों में बहुत बड़ी पाई जाती है। आइए आगे देखते हैं। लवक। लवक क्या होता है? तो दोस्तों यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। या जैसे फिर उसके बाद में ये होता है हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। अब तीनों को हम देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हरित लवक। यह भोजन का निर्माण करता है, पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। इस सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। हरित लवक में पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। हरित लवक को क्या कहते हैं? पादप कोशिका में इसका रसोई घर कहा जाता है। अब आइए आवड़ी लवक को देखते हैं। अब आवड़ी लवक क्या होता है? तो दोस्तों आप देख पाएंगे यह रंगीन होता है, लवक होता है। ठीक, यहाँ पे रंगीन यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जैसे जड़ें या भूमिगत तना। ठीक, यह भोजन पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे वर्णित लवक। यहाँ पे यह रंगीन होता है, यहाँ पे रंगहीन लिखा है पर रंगीन होता है। लवक होता है, यह लवक रंग प्रदान करता है। ठीक, जैसे कि पुष्प, बीज आदि। अब जैसे इसी के कारण टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो लाइकोपीन। और उसके बाद में गाजर में कौन सा पाया जाता है? तो कैरोटीन। और चुकंदर में तो विटामिन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं पे समाप्त। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर हाँ वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। लव यू बाय, टेक केयर।